हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे डीएलएड बीटीसी की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम पे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन कर लें। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। मैं बता देता हूँ कि सामाजिक विज्ञान हम लोग का चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है वो आपका हिस्ट्री, जो इसमें इतिहास है, वो आपकी 2 क्लास और बची है। आई थिंक 12th क्लास में हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद से हम जो नॉर्मल साइंस है, जो सोशल साइंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिविक्स वगैरह बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो अभी हम पहले रिविजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का। ठीक है, पेन यहाँ से लेते हैं, आ जाओ। कर्नाटक युद्ध हमने देखा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था, 3 बार युद्ध हुआ था। वांडी मांस में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हो गई थी। ठीक है, लास्ट जो हुआ था वो वांडी मांस का युद्ध हुआ था, पर यहाँ पे अंग्रेजों ने जीत गया था और फ्रांसीसियों ने फिर छोड़ दिया ट्रेड करना। फिर प्लासी युद्ध हुआ 1757, सिराजुद्दौला की हार हुई, मीर जाफर बना नवाब। मीर जाफर जो था, इसने धोखा दे दिया था और नवाब बन गया था। बक्सर युद्ध 1764, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय पर अंग्रेजों की जीत हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ, इलाहाबाद संधि साइन हो गई कि अंग्रेजों को बंगाल पे शासन मिल गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी रेवेन्यू यानी टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सारा टैक्स का पैसा किस पे पास आता था, अंग्रेजों के पास आने लगा। ठीक है, आगे हमने पढ़ा अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व संघर्षों के बाद पूरी तरह स्थापित हुआ, और फ्रांसीसी असफलता के कारण क्या क्या था, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक कमजोरी, ये सारी कमियां थी फ्रांसीसियों की, जिसकी वजह से अंग्रेजों से ये हार गए थे ट्रेड वार में। किसमें, ट्रेड वार में। ठीक है, भारत में ट्रेड करना था, उसके लिए लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जो कि सामाजिक विज्ञान की आपकी 10वीं क्लास है। आज हम इतिहास के एक ऐसे महाअध्याय पर बात करने वाले हैं जिसने भारत के पावर सेंटर को ही बदल दिया। ठीक है, तो चलो सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे धीरे धीरे एक पूरे देश के बॉस बन गई। ठीक है जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, कैसे अंग्रेजों ने अपनी चालाकी, युद्ध और सिंधियों से भारत पर कब्जा कर लिया। तो तैयार हो जाइए बच्चों, ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग क्लास होने वाली है। ठीक है, पहला हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया। पहला है अलीनगर की सिंधी, जो 1757 में हुई सिंधी, अलीनगर की सिंधी, बंगाल का पहला वार हुआ था ये। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव द्वारा अलीनगर की सिंधी है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर बाय लॉर्ड क्लाइव 1757। ठीक है, पृष्ठभूमि देखते हैं इसका बैकग्राउंड। तो लॉर्ड क्लाइव को स्थल मार्ग से कलकत्ता भेजा गया। क्या भेजा गया, कलकत्ता भेजा गया स्थल मार्ग से। जनवरी 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हो गए थे। इसके बाद ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लॉर्ड क्लाइव को स्थल से कहाँ गया, तो लॉर्ड क्लाइव को स्थल मार्ग से कलकत्ता भेजा। जनवरी 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। इसके बाद फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई, यानी ट्रीटी ऑफ अलीनगर। समझे बच्चों, बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक आपका हुआ था, एक आपकी। तो बच्चों, ये अंग्रेज जब विजय हो गए, एक इलाहाबाद वाली संधि हुई थी, याद है आप लोगों को, और एक अब हुई है अलीनगर वाली संधि जो 1757। इससे पहले आपकी इलाहाबाद वाली संधि हुई थी। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि, आपकी इलाहाबाद संधि 1765 में। ठीक है, अंग्रेज और वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवारी मिल गई थी 1765 में। उससे पहले आपका 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका, जैसे अंग्रेज के भारत में पैर जमाने की शुरुआत यहीं से हुई थी, बंगाल से। ठीक है, बंगाल से अंग्रेज लोगों ने अपना पैर जमाना स्टार्ट कर दिया था, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, लॉर्ड क्लाइव का। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो हमने पढ़ा, तो लॉर्ड क्लाइव को कलकत्ता भेजा गया था। जनवरी 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। ठीक, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अंग्रेज इसमें जीत गए, सिंधी हुई।
और इसी जीत के बाद फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि, ये थी अंग्रेजों की पहली बड़ी डील, समझे। तो संधि हो गई आपकी। अब इस संधि की शर्तें क्या थी, ये अंग्रेजों के लिए लॉटरी जैसी थी, ठीक है। तो संधि की शर्तें पढ़ते टर्म्स ऑफ ट्रीटी, ठीक है, पढ़ते हैं। अंग्रेजों को कलकत्ता में अपने सिक्के चलाने का अधिकार हो गया। कलकत्ता में इन्होंने सिक्के अपने चलाने स्टार्ट कर दिए, है कि नहीं। नवाब द्वारा छीने गए अंग्रेजों के किले, फैक्ट्री और संपत्ति वापस दी गई, ठीक है। तो नवाब द्वारा छीने गए अंग्रेजों के जो किले थे, जो नवाब लोगों ने अंग्रेजों के किले छीन लिए थे, फैक्ट्री छीन ली थी, ठीक है, ये सारी चीजें वापस मिल गई अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी बिना चुंगी यानी टैक्स फ्री व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है। अब ये टैक्स फ्री व्यापार करने सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। दोनों एक दूसरे के शत्रु, एनिमी को अपना शत्रु मानेंगे और युद्ध में एक दूसरे की सहायता करेंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु को शत्रु मानेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, सहायता करेंगे। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन करने की स्वतंत्रता दी गई थी, समझे। किलेबंदी करने की स्वतंत्रता दी गई थी, आजादी मिल गई। तो ये था आपका संधि। क्या क्या था, अंग्रेजों को कलकत्ता में अपने सिक्के चलाने का अधिकार मिल गया। नवाबों को अंग्रेजों के छीनी गई किले, फैक्ट्री और सारी संपत्ति वापस करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी यानी टैक्स फ्री व्यापार करने की आजादी मिल गई। सोचिए, टैक्स के व्यापार, समझे कितना फायदेमंद है, बिना टैक्स के व्यापार। दोनों ने वादा किया कि एक दूसरे के दुश्मन को अपना दुश्मन मानेंगे और युद्ध में मदद करेंगे, जो सिर्फ कहने की केवल बात थी, ठीक है। और अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने की भी आजादी मिल गई, ठीक है। तो ये संधि अंग्रेजों के लिए गेम चेंजर साबित हुई। क्या हुई, गेम चेंजर साबित हो गई, ठीक है। यहीं से शुरुआत हो गई थी इसकी भारत में, ठीक है। तो कहाँ, कौन सी संधि से, आपकी संधि ये थी बंगाल वाली जो संधि हुई थी, जिसमें अलीनगर की संधि, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कि लॉर्ड क्लाइव की मुख्य उपलब्धियां क्या थी, हीरो थे या विलन, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव की मुख्य उपलब्धियां देखते हैं। मेजर अचीवमेंट ऑफ लॉर्ड क्लाइव, ये हीरो थे कि विलन थे। तो आर्कॉट की विजय यानी विक्ट्री ऑफ आर्कॉट। तो दक्षिण भारत में आर्कॉट की विजय से अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना यानी स्ट्रेटनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति में वृद्धि हो गई इनसे, ठीक है। तो ये दो चीज था। लॉर्ड क्लाइव, जिन्हें बंगाल का विजेता भी कहा जाता है, उनकी कुछ और बड़ी उपलब्धियां थी, जैसे आर्कॉट का विजय यानी दक्षिण भारत में आर्कॉट का विजय की जीत से अंग्रेजों का प्रभाव और बढ़ गया दक्षिण भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ने लगी। उन्होंने कंपनियों का आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत बनाया, ठीक है, कंपनियों को। तो ये था आपका लॉर्ड क्लाइव के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेलेजली, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं वेलेजली के बारे में पढ़ते हैं। वेलेजली की सहायक संधि और उनके परिणाम, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। पढ़ते हैं पृष्ठभूमि इसके बारे में। तो देखो बच्चों, लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने बंगाल का विजेता भी कहा जाता है, उनकी कुछ बड़ी उपलब्धियां हमने देख ली, जैसे आपका आर्कॉट का विजय और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना, जैसे उनको आर्थिक स्थिति और सैन्य रूप से मजबूत करना, ठीक है। फिर हमने आए वेलेजली की सहायक संधि यानी दोस्ती के नाम पर गुलामी, ठीक है। तो अब आते ही एक और मास्टरमाइंड, लॉर्ड वेलेजली। ये 1798 में भारत की गवर्नर जनरल बनकर आए थे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आया था। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना और फ्रांसीसी प्रभाव का अंत करना यानी एंड ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस। इसके लिए उन्होंने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस की नीति अपनाई, ठीक है। इसी को कहते हैं दोस्ती के नाम पर गुलामी वाला नीति इन्होंने लाई थी, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो इनका मेन मकसद था भारत में अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना और फ्रांसीसी प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म करना। इसके लिए इन्होंने बहुत ही चालाक नीति अपनाई, जिसको बोलते हैं सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस। ये संधि दोस्ती के नाम पर गुलामी थी। इनकी शर्त क्या की थी, आइए देखते हैं। तो सहायक संधि की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, संधि स्वीकार करने वाले नरेशों यानी रूलर्स को अंग्रेज का आधिपत्य यानी सुप्रीमेसी स्वीकार करना होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, भारतीय राजाओं को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना यानी ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती है, ठीक है। सारा खर्च कौन करता है, राजाओं करते हैं। वे बिना अंग्रेजों की अनुमति के युद्ध और अन्य संधियां यानी ट्रीटी नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट हर जहां जरूरी होता। ये 3 संधि थी। क्या थी, जो भी राजा से संधि स्वीकार करता था उसे अंग्रेजों का आधिपत्य यानी बाइनेस माननी पड़ती थी, ठीक है। यानी अंग्रेजों को सुप्रीम
माना जाता था, स्वीकार करना पड़ता था कि अंग्रेज जो है हमारी ये सुप्रीमेसी है, ये हमारे बड़े हैं, ठीक है, इनसे हम राय लेकर के हर चीज करेंगे, ठीक है, हम ये हमको ऑर्डर अगर जो चीज करेंगे वही हम करेंगे। तो भारतीय राजाओं को अपनी खर्च पर अंग्रेजी सेना, और जो अंग्रेजी सेना थी उसका खर्च कौन देगा? भारतीय सेना देगी। सोचिए, अपनी ही सुरक्षा के लिए दूसरों की सेना पालो और उन्हें पैसा भी दो, ठीक है। भी वे बिना अंग्रेजों की अनुमति की कोई युद्ध भी नहीं कर सकते थे, ना दूसरे किसी से संधि भी कर सकते, यानी उनकी आजादी खत्म हो गई थी, कंप्लीटली खत्म हो गई, ठीक है। अब सहायक संधि जब हुई तो उसका कुछ परिणाम हुआ, इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? कंपनी की सैन्य और आर्थिक स्थिति की में वृद्धि हो गई, अंग्रेजों की कंपनियां। भारतीय राज्यों पर फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया, ठीक है। राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त और उनकी शक्तियों में ह्रास यानी डिक्लाइन, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी हुई। क्या क्या? कंपनियों की सैन्य और आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ गई, भारतीय राज्यों पर फ्रांसीसी प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया, फ्रांसीसियों का प्रभाव, लेकिन भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई और उनकी शक्तियां कम हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं बच्चों? बच्चों हम बता दें, हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट अपना बना लिया है, डीपी, आप सर्च करेंगे dp.पाठशाला तो आपको हमारा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। वहां पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, लाइक वगैरह यहाँ पे आप करिए, ठीक है। फॉलो कर दीजिए इसको, क्या करेंगे? फॉलो कर दीजिए इसको। यहाँ पे आप हमसे कोई भी चीज मैसेज करके, कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो यहाँ पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, हम सारा आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे dp.पाठशाला, ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं पिंडारियों का दमन यानी सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, ठीक है। तो 1816 से 1818 में, ठीक है। तो पिंडारी लुटेरे की एक ऐसे गिरोह थे जो सेनाओं से निकाल दिए गए सैनिक थे, समझे। पिंडारियां क्या थे? लुटेरे को एक ऐसा गिरोह था जो सेनाओं से निकाले गए सैनिक थे। इनसे निपटने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने 1,17,000 सैनिकों की विशाल सेना बनाकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, समझे। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने 1,13,000 सैनिक बना करके पिंडारियों को खत्म कर दिया। तो यह बात है आपके कि कुछ दुश्मनों की पिंडारियां, जैसे उनके दुश्मन जो थे पिंडारियां, ये लुटेरे थे। लुटेरों का एक ऐसा गिरोह था जो सेनाओं से निकाले गए सैनिक थे, ये गांव और शहरों को लूटते थे। तो इससे निपटने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना बनाई और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था दिखाने का तरीका था, समझे। समझ में आया? अब हम पढ़ते अंग्रेजों का नेपाल और बर्मा से युद्ध, यानी वॉर्स विद नेपाल एंड बुर्मा, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नेपाल युद्ध जो हुआ 1814 से 1816 में, ठीक है। गोरखो यानी नेपालीज के साथ संघर्ष हुआ जो 1816 की एक संधि पर समाप्त हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें वर्मा युद्ध हुआ। वर्मा युद्ध, पहला युद्ध आपका 1824 में से 1826 तक, और दूसरा युद्ध 1852 से और 1853 तक, ठीक है। इसके बाद आपकी संधि हो गई। तो बच्चों, अंग्रेजों ने सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों यानी नेपाल से भी युद्ध लड़ी, ठीक है। नेपाल युद्ध जो था 1814 से 1816 युद्ध में गोरखो यानी नेपाली के साथ संघर्ष हुआ जो 1816 की एक संधि पर खत्म हुआ, ठीक है। 1816 की संधि जो थी उस पर खत्म हुआ। वर्मा युद्ध हुआ, पहला युद्ध आपका 1824 से 1826 तक, और दूसरा युद्ध आपका हुआ 1852 से लेकर 1853 तक। इस युद्ध में अंग्रेजों को एक और भी क्षेत्र पर कब्जा करने का मौका मिल गया, ठीक है। हाँ, वो नेपाल वगैरह पे भी कब्जा करने रहे थे। चलिए अब पढ़ते हैं हम सिंध पर विजय यानी एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843 में, ठीक है। तो सिंध में अमीरों को अंग्रेज ने हराकर 1843 में सिंध को अपना साम्राज्य में ले लिया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने 1843 में सिंध के अमीरों यानी शासकों को हराकर सिंध को भी अपने साम्राज्य में ले लिया। ये उनके साम्राज्य विस्तार की भूख का एक और सबूत था, समझे कि इतना साम्राज्य विस्तार की इतनी भूख थी इनको कि हर जहां ये विस्तार ही कर रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रथम सिख युद्ध। क्या पढ़ेंगे? सिंध आ गया ना, तो प्रथम सिख युद्ध हम देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो 1845 से 1846 में हुआ, ठीक है। आज अब बच्चों पढ़ते हैं प्रथम सिख वार। तो सिखों और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, समझे। हर जहां से अंग्रेजी जीतते थे। ये भी युद्ध हुआ प्रथम सिख युद्ध यानी फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846। इसमें भी अंग्रेज जीत गए और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। समझे कि नहीं? तो ये था कि अब हम आते हैं कि पंजाब की तरफ, ठीक है। अब
ये सारे नेपाल हमने देख लिया, सिंध पर विजय हो गई। अब आते हैं पंजाब की तरफ। अंग्रेजों का सिख के साथ भी युद्ध हुआ, प्रथम सिख युद्ध जिसे कहते हैं। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हासिल की और सिखों के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये दिखाता है कि अंग्रेज कितनी ताकतवर हो चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डलहौजी के राज हड़पने की नीति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डलहौजी की राज हड़पने की नीति यानी गोद निषेध का खेल। ठीक है, डलहौजी की राज हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, प्रमुख नीति क्या थी? मेन पॉलिसी, यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होता है तो वह बिना अंग्रेजों की अनुमति की गोद नहीं ले सकता। समझे? मतलब क्या होता था, जैसे किसी राजा है, कोई राजा का पुत्र मर गया है या पुत्र है ही नहीं, ठीक है, तो उत्तराधिकारी कौन होगा? अब उत्तराधिकारी के लिए लोग क्या करते थे? गोद ले लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे किसी को। तो वो सारा चीज उन्होंने उनसे छीन लिया हक। तो यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होता तो वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई गोद नहीं ले सकता। नो अडॉप्टेशन विदाउट अप्रूवल। समझे? ये मुख्य नीति थी। इसका प्रभाव क्या हुआ? सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, जैतपुर, संबलपुर जैसे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिए गए। ठीक है, तो जब इनके पास उत्तराधिकारी नहीं होगा तो सीधे ब्रिटिशर्स उस पर राज करने लगेंगे। ठीक है, तो सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, जैतपुर, संबलपुर, ये सब जहां ब्रिटिश साम्राज्य मिल गया इनको। प्रभावित शासक कौन कौन से हुए? नाना साहब, तंजौर के राजा, कर्नाटक के नवाब, ये सारे इफेक्ट हुए, ये सब प्रभावित हुए। समझे? तो डलहौजी का राज हड़पने की नीति जो थी, जो गोद निषेध का खेल था, ठीक है, यह एक खतरनाक नीति थी। डलहौजी की राज हड़पने की नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, इसकी प्रमुख नीति ये थी कि अगर किसी राजा को अपनी कोई पुत्र नहीं होता है तो वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, और अगर अनुमति नहीं मिलती तो उसका राज सीधे ब्रिटिश साम्राज्य को मिल जाता था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को उसका राज मिल जाता था। अब वो अनुमति थोड़ी ना देगा क्योंकि उसको हड़पना था। तो यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको डलहौजी का राज हड़पने की नीति बोला जाता है। प्रभाव इसका सतारा, नागपुर, झांसी, याद है ना, रानी लक्ष्मीबाई वाला, उदयपुर, जैतपुर, संबलपुर जैसे कई राज्य इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य को मिल गया। प्रभावित शासक कौन कौन से हुए? नाना साहब, तंजौर के राजा, कर्नाटक के नवाब जैसे कई शासक इनसे प्रभावित हुए। ये नीति अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का एक बड़ा हथियार बनी। समझे? तो यह नीति जो थी, ये आपका साम्राज्य विस्तार का एक बड़ा हथियार बन गई थी। समझे बच्चों? अब हम पढ़ते हैं आगे रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 3-4 टॉपिक और बचा है। रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं 1773 वाला। ठीक है, पेन कहाँ गया? रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश सरकार ने 1773 में कंपनियों पर नियंत्रण के लिए यह एक्ट लागू किया। क्या किया? कंपनियों पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ? मुख्य प्रभाव, प्रावधान, पहले प्रावधान देख लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल की गवर्नर को पूरे भारत पर का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, कंपनियों का राजस्व और सैनिक खर्चा का ब्यूरो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा। ठीक है, कंपनियों का जो राजस्व और सैनिक खर्चा था वो क्या ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई कलकत्ता में। समझे बच्चों? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनियों पर सरकार का कंट्रोल हुआ। ठीक है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खूब पैसा कमा रही थी और अपनी मनमानी कर रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी, ठीक है, अपनी मनमानी कर रही थी। तो ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने सोचा इस कंपनी को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो इन्होंने एक्ट लाया। ब्रिटिश सरकार ने 1773 में आपका कंपनी को नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया। ठीक है, ये क्या था? बंगाल के गवर्नर को पूरी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी को अपना राजस्व और सैनिक खर्चा का ब्यूरो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना राजस्व वगैरह है, सारा ब्यूरो आपको ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, ये आपका था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग वैरेन हेस्टिंग्स के सुधार, रिफॉर्म्स बाय वैरेन हेस्टिंग, ये पढ़ते हैं। तो सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। ठीक है, भूमि राजस्व सुधार यानी लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लागू किए गए। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में मद्रास की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपके इन्होंने किया है। किसने? आपका वैरेन हेस्टिंग के सुधार। अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं इससे पहले, ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, तो इसमें कुछ कमियां भी थी। क्या थी कमियां? कमियों के बारे में हम एक बार पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नर जनरल को अपनी प्रसिद्ध
परिषद पर बहुत ज्यादा निर्भर करना रहना पड़ता था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो है वो अपने परिषद पर बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ता था। सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर अस्पष्टता थी। ठीक है, अभी इतना स्पष्ट नहीं था सर्वोच्च न्यायालय जो था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके क्षेत्र उसके स्कोप के बारे में उतना ज्यादा स्पष्टता नहीं थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार दिए। कैसे? सरकारी खजाना जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। ठीक है, वहां ट्रांसफर कर दिया गया। भूमि राजस्व सुधार लागू किया गया और 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। ठीक है, ये सब अंग्रेजों के शासन को मजबूत करने के लिए किया गया था। ठीक है, समझ में आया वारेन हेस्टिंग्स का सुधार। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के वही जो दोस्त था, लॉ ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्या था आपका? गवर्नर जनरल को अत्यधिक परिषद पर निर्भर करना पड़ता था और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार यानी जुरिडिक्शन से अस्पष्टता। ठीक है, ये चीज आपका था, यानी सुप्रीम कोर्ट को उसका क्षेत्र थोड़ा निर्धारित नहीं था, स्पष्टता नहीं थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये था आपकी क्लास। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को पसंद आई होगी। और हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आज काफी सारी चीजें पढ़ ली ना। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हमने देखी लॉर्ड क्लाइव द्वारा अलीनगर की संधि जो 1757 में हुई। फिर हमने सिंधी की शर्तें पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉर्ड क्लाइव की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी। फिर हमने पढ़ा वेलेस्ली की सहायक संधि और उसके परिणाम, लॉर्ड वेलेस्ली 1798। सहायक संधि की शर्तें हमने देखी, सहायक संधि के परिणाम। फिर हमने पिंडारियों का दमन देखा, जो पिंडारियों से युद्ध हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग ने 1,13,000 सैनिकों से बना करके उसको खात्मा कर दिया। फिर हमने देखा अंग्रेजों के नेपाल और वर्मा से युद्ध हुआ, नेपाल में भी युद्ध हुआ, फिर बर्मा में युद्ध हुआ, फिर सिंध पर विजय उन्होंने प्राप्त की, फिर पंजाब से हुआ, सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, फिर राज हड़पने के लिए इन्होंने डलहौजी की नीति अपनाई जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करते हैं। ठीक है, डलहौजी की राज हड़पने की नीति, यदि कोई राजपुत्र नहीं होता तो वो बिना अनुमति के अंग्रेजों की अनुमति के गोद नहीं ले सकता और अनुमति उसके पास नहीं रहेगी तो उसका चला जाएगा पूरा राज्य अंग्रेजों को। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, ब्रिटिश सरकार ने बनाया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। वारेन हेस्टिंग के सुधार हमने पढ़े। ठीक है, ड्रॉबैक्स हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट के। अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट्स नोट, आइए डिस्कस करते हैं। तो अलीनगर की संधि जो थी 1757, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का व्यापार, किलेबंदी व संपत्ति के अधिकार दिए। ठीक है, ये सारी चीजें मिल गई फिर से अंग्रेजों को। क्लाइव जो था आर्कट विजय और ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत किया। वेलेस्ली सहायक संधि के माध्यम से फ्रांसीसी प्रभाव खत्म हो गया। पिंडारिया दमन 1816 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लुटेरों पर समाप्त कर दिया 1,13,000 वाला। नेपाल और बर्मा युद्ध 1816 से 1826 की संधियों से अंग्रेजों को नया विस्तार मिला। सिंधी पर विजय 1843 अमीरों को हरा कर मिला गया। ठीक है, सिख युद्ध 1845 से 1846 जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और विस्तार हो गया इनका शासन का। डलहौजी की नीति बिना उत्तराधिकारी राज्य को हड़पना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी गवर्नर जनरल का पद मिल गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। वारेन हेस्टिंग प्रशासनिक और सैनिक सुधार किए इन्होंने। ठीक है बच्चों, समझ में आया आज का लेक्चर? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कल हम पढ़ने वाले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में 1793। आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये भी थी आपकी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की पूरी कहानी। कैसे एक छोटी सी कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना राज्य को कायम कर लिया। ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सीखने वाला अध्याय था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूले, डीएलएफ पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं हम अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।